हेलो एवरीवन, दिस इज श्री अभिषेक अवस्थी फ्रॉम efiles.com। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आ रहा है 31 मार्च और क्लोजिंग के टाइम पे हमको बहुत सारे प्रोविजन ध्यान में रखने होते हैं। उन्हीं में से आपका एक प्रोविजन है सेक्शन नंबर 43BH। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये सेक्शन कहता क्या है। तो ये सेक्शन आपको बड़े ही प्यार से एक चीज समझाता है कि अगर एसएससी पे कर रहा है अमाउंट, सर किसको पे कर रहा है, माइक्रो या फिर स्मॉल एंटरप्राइजेस को, बियॉन्ड द टाइम लिमिट। सर ये टाइम लिमिट कहां पे मेंशन है, तो ये टाइम लिमिट आपकी मेंशन है सेक्शन नंबर 15 ऑफ द एमएसएमई एक्ट के अंदर, वो भी हम लोग समझेंगे अभी। ठीक है, अगर बियॉन्ड द टाइम लिमिट कर रहा है तो उस केस में, उस ईयर में, उस एसएससी को जो अमाउंट है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। मतलब विद इन टाइम लिमिट पेमेंट करे सर, हाँ जी, विद इन टाइम लिमिट पेमेंट कर देगा तो हम लोग अलाउड कर देंगे, अदरवाइज एक्चुअल पेमेंट जब भी होगी तब वो अलाउड करा जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा सेक्शन बड़ा ही प्यारा सा लगता है, बट इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत आती है, इसलिए हम इसको डिटेल में कवर करते हैं ये सेक्शन कहता क्या है। तो ये चीज हमने समझ ली है कि एनी सम पेबल बाय, कौन पे कर रहा है, एसएससी। किसको पे कर रहा है सर, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को, बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर 15 ऑफ द एमएसएमई एक्ट। सर हमको ना ये माइक्रो और स्मॉल भी नहीं पता इंटरप्राइजेस कौन सी होती है, तो मैं आपको एक बात बताता हूं। यहां पे माइक्रो की डेफिनेशन भी क्लियर है, मतलब अगर इंटरप्राइजेस का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो अप टू ₹1 करोड़ है एंड टर्नओवर का अमाउंट है वो अप टू ₹5 करोड़ है, तो उस केस में वो क्या कंसीडर करेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे दैट इंटरप्राइजेस इज योर माइक्रो इंटरप्राइजेस। हम लोग बात करें स्मॉल इंटरप्राइजेस का, देन आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर है बिटवीन 1 करोड़ एंड ₹10 करोड़, मतलब अप टू 10 करोड़ तक आपकी स्मॉल इंटरप्राइजेस ही कंसीडर करी जाती है। एंड टर्नओवर है जो वो आपकी बिटवीन 5 करोड़ एंड ₹50 करोड़ तक आपका जो इंटरप्राइजेस है वो स्मॉल इंटरप्राइजेस कंसीडर करी जाएगी। सेकेंडली हम लोग बात करें टाइम लिमिट की, तो टाइम लिमिट में आपके दो केस आते हैं, नंबर 1 एग्रीमेंट है, नंबर 2 एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पहला केस समझ के चलते हैं। इफ देयर इज अ एग्रीमेंट देन द पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। मतलब क्या है सर, मतलब मैं हूं सर बायर, मैं हूं एसएससी, मैं परचेज कर रहा हूं माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस से। यहां पे समझ के चलना, ये हो गया हमारा बायर जो कि है एसएससी, ये हो गया हमारा माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस। ठीक है, हमने इससे परचेज किया, गुड्स वगैरह हमने इससे परचेज किए। हम जब भी पेमेंट करेंगे तो हमने डिसाइड किया कि हम पेमेंट करेंगे, हमने 1 मार्च को परचेज किया और हम यहां पे पेमेंट कब करेंगे, हम यहां पे पेमेंट करेंगे आपकी 20 अप्रैल तक हम आपको पे कर देंगे। ठीक है, तो इसने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, इसने भी टर्म्स पे एग्री कर लिया, तो म्यूचुअली कंसेंट हुआ, म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम लोग इतने दिन में आपकी पेमेंट कर देंगे। वही ये कह रहा है द पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट, बट यहां पे थोड़ा सा प्रोविजन और कुछ भी कहता है, और 45 डेज। सर ये 45 डेज कहां से लेने हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और रिसिप्ट ऑफ द इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। मतलब मैं अगर आपको बात कहूं तो हम लोग 1 मार्च की बात कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, 1 मार्च से 45 डेज, या फिर जो हमने म्यूचुअली डिसाइड किया है एग्रीमेंट में, जौन सा अर्लियर होगा वही वाली डेट, वही वाली ड्यू डेट हम लोग कंसीडर करेंगे। अगर उस ड्यू डेट तक पेमेंट हो गई है देन तो हम लोग मानेंगे कि वो अलाउड कर दिया जाएगा, अदरवाइज वो अमाउंट जो है क्रेडिटर का अमाउंट आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करें सर एग्रीमेंट है ही नहीं तो टाइम लिमिट कैसे कंसीडर करनी है, तो जो लॉ कहता है वो बड़ा सिंपल है, द पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 15 डेज। वहां पे क्या था 45 डेज, यहां पे 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और द रिसिप्ट ऑफ द इनवॉइस। सर बड़ा ही क्लियरली हमको समझ में आ चुका है कि अगर एग्रीमेंट होगा तो जो भी एग्रीमेंट में डेट है और 45 डेज विच एवर इज अर्लियर, अदरवाइज एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और रिसिप्ट ऑफ द इनवॉइस होगा हमारा। ठीक है सर, अब हम लोग इसके अंदर कुछ स्पेशल पॉइंट भी है वो भी देख के चल लेते हैं। सर ये जो टाइम लिमिट वगैरह है ना, इसको अभी हम लोग पूरे एग्जांपल के साथ, कुछ रह भी गया है तो वो भी हम लोग समझ के चल लेंगे। ठीक है, एग्जांपल भी हम लोग समझेंगे इसके ऊपर, बट उससे पहले कुछ स्पेशल पॉइंट हम लोग देख लेते हैं।
दिस इज एप्लीकेबल ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन 31st मार्च। सर ये इस पॉइंट का रेलिवेंस क्या है, मैं आपको एक रेलिवेंस के लिए भी एग्जांपल दे ही देता हूं। आपने जो गुड्स है वो परचेज किया 1 जुलाई को, ठीक है, एंड इसकी जो पेमेंट करी आपने वो कर दी 1 फरवरी को, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो आया ही नहीं 31 मार्च को। तब आप कहोगे सर हमको ना ये वाला समझ में नहीं आया, अब हम तो 43 BH के अकॉर्डिंग इसको डिसअलाउ कर दोगे। तो नहीं, प्रोविजन ऐसा नहीं कहता है। प्रोविजन कहता है जो भी आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 31 मार्च को, उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होता है, उसके ऊपर ये टाइम लिमिट्स अप्लाई होती हैं। एक और स्पेशल पॉइंट, दिस प्रोविजन इज नॉट अप्लाई ऑन परचेज ऑफ द कैपिटल गुड्स की बात हो रही है। मतलब क्या है सर, मतलब आप प्लांट एंड मशीनरी वगैरह परचेज कर लेते हो, कोई फिक्स एसेट्स परचेज कर लेते हो, तो उस केस में आपका ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ के चलते हैं और हमारी सारी क्वेरी खत्म कर देते हैं। हमको 43 BH में इसके बाद कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सर एग्जाम्पल क्या कहता है, तो ABC प्राइवेट लिमिटेड परचेज गुड्स ₹20 लाख फ्रॉम XYZ जो कि MSME है ऑन 1 अप्रैल 2025 को, सॉरी 1 मार्च 2025 को, ठीक है। एज पर द एग्रीमेंट द पेमेंट इज टू बी मेड अप टू 20th ऑफ द अप्रैल 2025 को। मतलब इन्होंने एग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड किया है कि जो पेमेंट वगैरह हम लोग करेंगे वो 20 अप्रैल तक हम लोग कर देंगे। सर पेमेंट कैसे हो रही है, तो पेमेंट आपकी हो रही है 28 मार्च 2025 को 5 लाख रुपए, 1 अप्रैल 2025 को 10 लाख रुपए और 18th ऑफ द अप्रैल 2025 को 5 लाख रुपए। अब हम लोग दोनों तरीके से समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग कंसीडर करेंगे हमारा एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट की डेट क्या थी हमारी 20th ऑफ द अप्रैल। सर ये देखो, इसको थोड़ा और हम लोग कर लेते हैं। ये देखो हमारा जो अमाउंट था 5 लाख रुपीज, पेमेंट डेट क्या थी, इसने 28 मार्च को पे कर दिया है। ड्यू डेट एज पर MSME, हमने अर्लियर वाला कॉन्सेप्ट लगाया था एग्रीमेंट में, तो ड्यू डेट क्या आ रही है आपकी 15th ऑफ मार्च, क्योंकि गुड्स जो आपने परचेस करे हैं वो 1 मार्च को परचेस करे हैं। पेमेंट मेड बिफोर ड्यू डेट, तो 15th ऑफ द मार्च ड्यू डेट आई है हमारी, एंड पेमेंट कर दिया 28 को, तो बिल्कुल सर यस, पहले इसने पेमेंट कर दिया ड्यू डेट से। दूसरे केस में भी इसने पहले पेमेंट कर दी है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा कौन सी ईयर में, तो ये 24-25 में अलाउड हो जाएगा, ये भी 24-25 में अलाउड हो जाएगा। बट सर यहां पे दिक्कत आ चुकी है तीसरे पेमेंट पे। सर इसने पेमेंट जो करी है वो करी है आपकी 18 अप्रैल को, ठीक है, एंड ड्यू डेट जो हमने निकाली थी एज पर प्रोविजन वो हमारी आ रही है 15th ऑफ अप्रैल को। सर क्यों आपने कर दी ये दिक्कत, 3 दिन की तो बात थी, कर दो ना हमको अलाउड। यहां पे लॉ बोलता है कि नहीं सर आपको अब ये अलाउड होगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर। अब हम लोग बात करें अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में तो बड़ा ही सिंपल सी बात है, 15 दिन के अंदर अगर पेमेंट करी है तो आपका अलाउड कर दिया जाएगा, अदरवाइज आपका डिसअलाउड कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर तो मेरे ख्याल से 15 दिन के बाद ही सभी केस में पेमेंट हुई है, ठीक है। बट ड्यू डेट हमारी एज पर प्रोविजन 16th ऑफ मार्च आ रही है, तो पेमेंट में ड्यू डेट सब केस में 9 आ जाएगा, एंड ये आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अलाउड होगा जब भी पेमेंट होगी। अगर इस साल भी पेमेंट नहीं हुई है तो इस साल भी अलाउड नहीं होगा ये, ठीक है। यहां पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये 25-26 में ऑब्वियसली बात है पेमेंट कर देगा एंड यहां पे ये अलाउड हो जाएगा, बट इस ईयर में ये अलाउड नहीं होगा। तो आज हमने इस सेक्शन को डिटेल में समझा, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो ऐसे ही अमेजिंग सेशन के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।